नमस्कार, फायदेमंद फंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और फायदेमंद फंड में हम हर बार ही बात करते हैं अलग अलग फंड्स को लेकर, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, उनके फंड मैनेजर से उनकी फिलॉसफी को लेकर कि किस तरह से उन्होंने चुना है उस फंड को और क्यों उसमें निवेश करना चाहिए। आज हम एक फंड के बारे में बातचीत करने वाले हैं, सुंदरम म्यूचुअल फंड के, सुंदरम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जो कि एक एनएफओ है। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम सर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस फंड के ऊपर भी और अदरवाइज भी मार्केट को लेकर एक बड़ी चर्चा उनसे होने वाली है। ये फंड जो 5 जनवरी से खुला है, 19 जनवरी को ये बंद होगा और मल्टी एसेट के अंदर इसका निवेश होगा। इसका एक बड़ा एलोकेशन ऑब्वियसली इक्विटीज़ के अंदर होगा 60-65% के आसपास, और बाकी भी एसेट्स यानी गोल्ड और बाकी एसेट्स को भी इस फंड के अंदर शामिल किया है। तो इसके ऊपर हम बातचीत करते हैं सुनील सर से। लेकिन पहले सुनील सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक लंबे अंतराल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और हर बार की तरह मैं देख भी पा रहा हूं कि आप फिर से ट्रैवलिंग ही कर रहे हैं। तो पहले तो एक व्यू आपका चाहूंगा मार्केट्स के ऊपर, क्योंकि लास्ट ईयर जोरदार रहा सब तमाम फंड मैनेजर्स के लिए, एक बढ़िया चीयरिंग ईयर रहा। जबकि 19% 20% म्यूचुअल फंड निफ्टी के रिटर्न रहे, मिड कैप तो कहीं 40% 50% रिटर्न देखे गया। तो शानदार तेजी हमने देखी है बाजार में। तो इक्विटी बेस्ड फंड्स के लिए तो बहुत बढ़िया समय रहा, सिनेरियो रहा। कैसे देख रहे हो अब आप मार्केट को, क्योंकि ऐसा समय हमेशा नहीं रहता। तो अभी क्या व्यू है आपका, क्या एवेल्युएशन है मार्केट्स को लेके? नहीं, मार्केट्स ठीक रहेगी क्योंकि ये जो बढ़त आप बता रहे हैं ना, एक्चुअली खास करके देखें तो सितंबर अक्टूबर में एफआईएस ने बहुत सेलिंग किया था इंडिया में, और नवंबर से शुरू हुआ और दिसंबर में बहुत एफआईएस के पैसे आए, करीबन 65,000 करोड़ दिसंबर मंथ में आए। तो इसीलिए मार्केट एक एंडिंग एक हाई में किया था। वैसे तो साल भर देखे तो फर्स्ट जनवरी फरवरी मार्च में एफआईएस की पुल आउट थी, फिर अप्रैल से अगस्त तक वापस आए, फिर सितंबर अक्टूबर में बाहर निकले। तो उनका एक उतार चढ़ाव था। मगर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के जो निवेशक है, चाहे वो लमसम के थ्रू या एसआईपी के थ्रू, खासकर एसआईपी की बात करूंगा मैं, आज 17,500 करोड़ की एसआईपी बुक बन गई है। तो वो कंटिन्यूसली बाइंग रहता रहा था मार्केट में। तो मार्केट की जो आप रिटर्न्स बता रहे हैं ना, मेरे ख्याल में दिसंबर में एक बहुत अपलिफ्ट मिला। वैसे तो अप टू नवंबर देखेंगे तो ठीक ठाक था। तो ये जो फुल ईयर का रिटर्न में जो मिला, जो दिसंबर में जो हुआ, वो दिसंबर 3 की जो स्टेट असेंबली की रिजल्ट्स जो आई, उसने एक जो फेंस सिटिंग एफआईएस थे कि क्या एनडीए गवर्नमेंट की वापसी हम देख पाएंगे कि नहीं, और कैसे रिजल्ट रहेगा, तब तक थोड़े साइडलाइन में वेट कर रहे थे। बट ऐसे ही दिसंबर 3 का अपने रिजल्ट्स आ गए तो एक कॉन्फिडेंस आ गई कि एनडीए गवर्नमेंट की वापसी की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बढ़ गई है। तो इसी हालत में बहुत से लॉन्ग टर्म एफआईआईस को एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी उनको देखना था, और वो कॉन्फिडेंस उनको मिल गया। इसलिए दिसंबर से शुरू हुआ ये एफआईएस की वापस आना, जो मैं कहूंगा बीच बीच में गए थे बाहर। तो मेरे ख्याल में अगले इलेक्शन तक, मई जून तक, ये वापसी थोड़ी बढ़ती बढ़ती जाएगी। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में मेरे को एसआईपी बुक भी कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में एक बाय एंड लार्ज अच्छी सिचुएशन में देख रहा हूं। बट मान लीजिए कि क्योंकि दिसंबर में इतना बढ़त हो गया तो बेस भी बढ़ गया है, तो आपको इतने परसेंटेज रिटर्न्स को एंटिसिपेट करना अच्छा नहीं होगा। मगर एक स्ट्रॉन्ग अच्छा मार्केट की परफॉर्मेंस एक नई लाइफ टाइम हाई इलेक्शन के पहले पहुंचे हुए देखता हूं। सेकेंड ऑफ द ईयर में आपको यूएस का इलेक्शन सामने आता है, एक प्रॉपर बजट पेश होगा, फिर शायद तेल के दाम अगले विंटर में, अब तेल का दाम इस विंटर में हम बच गए क्योंकि वेनेजुएला और ईरान का ऑयल मार्केट में आ गया, तो तेल एक सॉफ्टनिंग स्टेज में आ गया है और आउटलुक अप्रैल मई तक ठीक है। मगर अगले अगस्त सितंबर अक्टूबर में विंटर का जो टाइम शुरू होगा तो शायद के तेल में बढ़ पाएगी। तो सेकेंड हाफ में थोड़ी वॉलिटिलिटी में मार्केट में देख रहा हूं। इसलिए अगले पूरे साल, इस पूरे साल की बात करें तो एक रीजनेबल डबल डिजिट रिटर्न में एक्सपेक्ट करूंगा, बट नॉट लाइक लास्ट ईयर। उतना बड़ा एक जो छलांग लगाया था ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में, शायद इट्स नॉट राइट टू एक्सपेक्ट कि वो रिपीट होगा। मगर ऐसा नहीं कि इक्विटी कोई बड़ी करेक्शन भी आएगी तो मेरे लिए जो गेन्स ऑलरेडी हुए हैं उसके अंदर ही आएगी। तो आपको ज्यादा एक फिक्र करने की जरूरत नहीं है एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर के लिए। इक्विटी का रुझान ठीक है, और ओवरऑल मैं कहूंगा कि एक एफआईएस की वापसी के कारण थोड़ा लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहीं पे एक रिटर्न अब आगे 6 महीने के लिए मैं देख रहा हूं। तो मिडिल स्मॉल में अच्छा रिटर्न बना है,
बाइंग सपोर्ट एसआईपी के थ्रू रहेगा, डोमेस्टिक फंड मैनेजर उसको खरीदते रहेंगे, बट एफआईएस की सोच ज्यादातर लार्ज कैप और लार्ज मिड कैप में होती है। तो ऐसे कैटेगरी या फ्लेक्सी कैप या लार्ज एंड मिड कैप, उनमें मैं निवेश करने की सलाह दूंगा इस अगले 6 महीने की लिए। तो सुनील सर, 17,000 करोड़ रुपए का एसआईपी का फ्लो ये पहले भी मतलब ये लगातार मंथ टू मंथ बेसिस पे देखे तो बढ़ता हुआ ही जा रहा है। तो ये दिखाता है कि इनकरेजमेंट अभी बहुत है, एक्साइटमेंट बहुत है, फंड के पास पैसा साइड पे बहुत रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अब जो कंसर्न है वो ये नहीं है कि सप्लाई ज़्यादा आ चुकी है पैसे की, आपके पास एसेट इतने नहीं है जिस पे आप पैसा डाल पाओ। 100 रुपए की चीज़ ऑलरेडी 300 रुपए में खड़ी है, तो वैल्यूएशन वैसे ही बहुत स्ट्रेच हो चुके हैं। सो कितना ये जो पावर ऑफ प्लेंटी है या फिर जो कंसर्न ऑफ प्लेंटी है वो बहुत दिख रहा है। सो आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होता होगा ये चैलेंज को बीट करना या मीट करना इस तरह के एसेट्स के साथ? ना, सही आप बात कह रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने फ्यूचर को इतना पैसा आ गया तो फ्यूचर की 2-3 साल की ग्रोथ को डिस्काउंट कर लिया। अब सिचुएशन ऐसी है कि देखिए, ये अर्निंग सीजन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फेस्टिवल सीजन बीता हुआ उसके नंबर्स, कॉर्पोरेट्स के यहाँ आंकड़े कैसे हैं, क्योंकि सेल्स तो अच्छी हुई होगी, मगर क्या बहुत डिस्काउंट देके उन्होंने सेल्स उठाया है, तो शायद उनके ईपीएस में उतना ग्रोथ ना हो। तो ये अर्निंग सीजन थोड़ा वॉच करेंगे हम कि क्या वो सेल्स की बढ़त, क्योंकि कंजम्पशन की बढ़त, मान लीजिए कि 7.6% का जीडीपी ग्रोथ जो दिखा अपने, उसमें खाली 3% का ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर की कंजम्पशन में था। तो ऑनेस्टली कंजम्पशन थोड़ा इतना बढ़ नहीं रहा था अभी तक जितना की उम्मीद थी। तो ये चीज मेरे लिए एक समझने वाली और याद रखने वाली चीज है कि क्या कंजम्पशन की रिवाइवल जो पोस्ट कोविड में एक जबरदस्त शुरुआत से हुई और फिर अभी थोड़ी एक फ्लैटनिंग हुई है, क्या वापस वो तेजी पकड़ेगा? अगर पकड़ेगा तो ये वैल्यूएशन ये सब जस्टिफाइड है, और ज्यादा पैसा भी मैं उस कंजम्पशन और बैंकिंग सेक्टर की ओर जाते हुए देखता हूं। मगर अदर में उधर कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, तो थोड़ा मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग तो रहेगा ही, क्योंकि जैसे आपने कहा बहुत से पैसा एक लिमिटेड सप्लाई को चेस कर रहा है, तो इसलिए प्राइस बढ़ गई हैं। पर एट द सेम टाइम याद रखिए, लास्ट ईयर में हमने करीबन 58 कंपनियों को 53,000 करोड़ आईपीओ के जरिए रेस करते हुए देखा है, तो थोड़ा बहुत पैसा उन आईपीओ में भी निवेश हुआ है। तो इस साल में देख रहा हूं कि वो शायद कंटिन्यू रहेगी, और भी नई कंपनियां आएंगी जो मार्केट में सप्लाई को बढ़ाएगी, स्टॉक्स की सप्लाई को थोड़ी बहुत बढ़ाएगी। मगर जरूर वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि एक लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो शायद एक बेहतर एलोकेशन होगी इस टाइम फ्रेम में। ओके अच्छा, अब सुनील सर, मैं उस फंड की तरफ चलता हूं जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसका एनएफओ लॉन्च हुआ है 5 तारीख को, 19 तारीख को बंद होने वाला है। इस फंड की डिटेल्स जो मैंने पढ़ी हैं उसके हिसाब से 65% के आसपास का हिस्सा आप इक्विटी पे इसमें एलोकेट करने वाले हो, जो कि एक वेरी हाई साइड पर प्रोफाइलिंग है उसकी। डेट और मनी मार्केट में करीब 10 से 25% के आसपास का एलोकेशन है, और गोल्ड ईटीएफ पे करीब 10 से लेकर 25%। तो पहले तो इसका डिटेल आप समझाएं, इसके आइडिया बिहाइंड दिस फंड, वन। दूसरा, इक्विटी को रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर इक्विटी के अंदर रखना, क्या आप चुन रहे हो, क्या पिक करने वाले हो इसके अंदर, वो इम्पॉर्टेंट है। तो क्या लार्जेस्ट एलोकेशन के अंदर सब लार्जेस्ट एलोकेशंस क्या हैं, वो अगर आप कुछ बता पाओ तो। हाँ, जरूर। तो पहले में फंड की आइडिया शुरू हुई थी मार्च अप्रैल में से, जहाँ पे पिछले साल फाइनेंस बिल में डेट फंड और कमोडिटी ईटीएफ, ये दोनों निवेश के लिए पहले एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट हुआ करता था, उसको निकाल दिया गया। तो अगर एक इन्वेस्टर को एसेट एलोकेशन करनी है और अलग इक्विटी, अलग डेट, अलग कमोडिटी करता है, तो इक्विटी का टैक्सेशन तो 10% लॉन्ग टर्म, 15% शॉर्ट टर्म अच्छी एक स्टेटस में है, और ये दोनों का बहुत एक मार लग गया कि आप उनमें एक टैक्स एफिशिएंट वे में आप निवेश नहीं कर सकते हो। इसीलिए ये मल्टी एसेट जो कि कैटेगरी बहुत दिनों से है, उसमें जान नहीं था, मगर जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स और इन्वेस्टर्स ने रियलाइज किया कि अगर हमें डाइवर्सिफिकेशन करना है मल्टीपल एसेट्स में, तो एक मल्टी एसेट के थ्रू, और इक्विटी यहाँ पे अगर 65 होता है, तो पूरे एसेट क्लास जो आप डेट भी खरीदते हो और कमोडिटी भी खरीदते हो, सबको इक्विटी का टैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये फिर हुआ कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक एसेट एलोकेशन मल्टीपल एसेट में करना है, तो मल्टी एसेट एलोकेशन ही बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि टैक्सेशन का बेनिफिट उसको आता है।
तो ये सोच वहां से शुरू हुई। हमने तब से हमने स्टडी किया है कमोडिटीज में क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। और जैसे वो आइडिया फॉर्मुलाइज हुई हमारे पास, आपने बताया अपने ओपनिंग रिमार्क में कि इसमें 65% इक्विटी रहेगी और 10 to 25 डेट और 10 to 25 गोल्ड। तो इसमें दो चीज पहले जो सामने आती है कि हम कमोडिटी के अंदर खाली गोल्ड को चुना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। हम किसी और जैसे सिल्वर, प्रेशियस मेटल या कॉपर, ऐसे किसी और मेटल को या कमोडिटी को नहीं छुएंगे, खाली गोल्ड को छुएंगे। वो पहली बात है, वो स्पेशलिटी है हमारे फंड में। दूसरी बात, जो हमने ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 10 से 25% डेट में जाएगा, हमारी आज की सोच है कि डेट को 10 पे के करीब ही रखेंगे और उस बाकी जो 15% का उसमें फासला है वो हम गोल्ड में डिप्लॉय करेंगे। तो हमारी करंट एलोकेशन होगी 65 इक्विटी, 25 गोल्ड और 10 डेट, राइट। तो ये चीज हमने चुना है क्योंकि गोल्ड का एक हिस्ट्री है कि वो अच्छा करता है जब इक्विटी अच्छा नहीं करता है। जैसे एक रिसेशन आए तो गोल्ड बढ़ती है, जैसे कोई हादसा आए जैसे कोविड या रशिया यूक्रेन की क्राइसिस, तब इक्विटी गिरता है मगर गोल्ड बढ़ता है। तो क्या होता है कि एसेट एलोकेशन के अंदर क्या कोशिश है आपकी कि एक तरफ आपको गोल्ड पसंद है तो गोल्ड खरीदना है, उसको टैक्स एफिशिएंट वे में आप खरीद सकते हैं। पर दूसरी बात है कि आपको रिस्क रिड्यूस करना है, तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एसेट को साथ जुड़वाना है। तो गोल्ड और इक्विटी बहुत अच्छे एक कॉम्बिनेशन बनते हैं। इनको फाइनेंशियल टर्म्स में कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। वो बहुत बड़ा एक जार्गन वाला शब्द है, बट सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि इसमें क्या है कि मियाँ को गुस्सा आता है तो बीवी को नहीं आता है, और बीवी को गुस्सा आता है तो मियाँ के नहीं आता है। इसलिए यह हैप्पी मैरिज होता है। क्यों बोल रहा हूं मैं? तो इक्विटी अच्छी कर रही है तो गोल्ड नहीं करती है, और गोल्ड अच्छी नहीं करती है तो इक्विटी करती है। तो ये दोनों को मिलाने से क्या होता है, और एक एग्जांपल मैं दूं, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। मुंबई की बात करें, आप तो मुंबई में बैठे हो ना, तो सिंपल है, मुंबई में 2 ही सीजन होते हैं ना। आपके पास एक होता है समर और एक होता है बारिश। तो आपको 2 ही स्टॉक चुनने हैं और आपको अपना रिस्क को कम करना है, यानी आपको किसी वक्त में आपको नुकसान की एक रुझान नहीं चाहिए। तो सिंपल सी बात है, एक आइसक्रीम कंपनी खरीदो और एक छतरी वाली कंपनी खरीदो, दोनों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर दिया तो समर में आपको आइसक्रीम से प्रॉफिट मिलेगा और बारिश में छतरी कंपनी से। तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन ये हुआ। गोल्ड और इक्विटी का इतना परफेक्ट नहीं है, फिर भी मोर और लेस ऐसी होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं। और तीसरी बात, जो हमने डीप डाइव किया गोल्ड के ऊपर, और हमने ये तभी पता लगा, इतनी साल से हमने गोल्ड को उतना स्टडी नहीं किया था, तो एक बहुत स्टनिंग बात आ गई कि पिछले 13 साल 2010 से उठाए और हर साल आप गोल्ड, इक्विटी और डेट की रिटर्न्स को कंपेयर करें, यानी जनवरी 1 को आए और दिसंबर को निकले 31 को। बिलीव इट और नॉट, इन 13 सालों में 50% टाइम, यानी 7 साल में गोल्ड बेस्ट रिटर्न दिया है, नॉट इक्विटी। तो ये एक स्टनिंग फैक्ट है कि गोल्ड का सडनली एक लास्ट 15 साल में एक सडनली एक बदलाव आ गया। क्या बदलाव आ गया कि 2-3 चीज हुए हैं। एक है ये जो रिसेशन की बात और वॉर की बात मैंने की, वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। उसके अलावा आप देखते हैं कि यूएस फेड में जब रेट कट होता है तो गोल्ड बढ़ता है। दूसरी बात है कि इंडिया में बैठे हुए हमारे डिप्रिसिएशन तो होता है करेंसी का, क्योंकि पता है आपको कि इंडिया और यूएस में 3-4% के इंटरेस्ट के डिफरेंशियल होते हैं, तो उसके कारण रुपी भी हमारी 3-4% 10-15 साल की टाइम देखें तो 3-4% का डिप्रिसिएशन हुआ है। वो सीधे आपको गोल्ड के दाम में इंडिया में बैठे हुए मिल जाता है जी। तो इसलिए गोल्ड की जो सिचुएशन है कि वो एक इक्विटी की तरह एक हाई वेरिएबल हाई रिटर्न एसेट क्लास है, और सिंस उसका रिस्क एक डिफरेंट टाइम में प्ले होता है जो इक्विटी की रिस्क प्ले होती है, ये दोनों को एक पोर्टफोलियो में जोड़ना बहुत एक अच्छी बात है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कम होता है और शार्प रेशियो जो कहते हैं रिवॉर्ड पर यूनिट ऑफ रिस्क टेकन, वो भी बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल में हर इक्विटी निवेशक अगर 13 साल में 7 साल गोल्ड ने बेस्ट रिटर्न दिया है, तो ये बनता है कि हर इक्विटी निवेशक को कुछ ना कुछ गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक मॉडरेट इन्वेस्टर जो कि अपने इक्विटी के रिस्क को कम कराना चाह रहा है, जैसे वो हाइब्रिड फंड्स में जाता है, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड, उसमें खाली डेट का इस्तेमाल होता है, अब उसके में गोल्ड का इस्तेमाल हुआ तो उसको बैफ से भी रिटर्न आने की एक एक्सपेक्टेशन भी रख सकता है। इसलिए मॉडरेट के लिए भी बहुत आइडियली सूटेड है। तो आप सुन रहे हैं इस फंड की तमाम डिटेल्स। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे भी सुनील जी से बातचीत जारी रखते हैं।
फायदेमंद फंड में और हम बातचीत कर रहे हैं एक नए एनएफओ पर सुनील सुब्रमण्यम सर से, एमडी एंड सीईओ सुंदरम म्यूचुअल फंड के, और उनसे चर्चा कर रहे हैं मार्केट्स पर भी और साथ साथ इस फंड की तमाम डिटेल्स पर भी। सुनील सर की आपने अच्छे परिवार और अच्छे पोर्टफोलियो दोनों की सलाह एक साथ दे दी, कैसे खुशनुमा परिवार बनाए और खुशनुमा पोर्टफोलियो रखे। लेकिन क्योंकि इक्विटी में आपने 60-65% की बात की है, तो 60% या चलिए मैं मान सकता हूँ कि बहुत सारे असेट जो है इक्विटी साइड पे थोड़े वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए, तो इक्विटी को अब अगर सब सेग्रीगेट करूं तो यहाँ पर क्या वही मेजर एक्सपोजर रहेगा बैंक्स का या आईटी का, इन्हीं को आप रखोगे, या इसमें भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को थोड़ा आप चर्न करोगे? कैसे यहाँ पर आप सेग्रीगेट करोगे? हम 75 to 80% लार्ज कैप में ही रखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एक मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए हमने फंड बनाया है। तो एक 5, 10, 15 साल की टाइम फ्रेम में देखे तो लार्ज कैप बाय एंड लार्ज अच्छे रिटर्न दिए, और कभी कभी वक्त आता है जैसे लास्ट ईयर था जब मिड कैप ने एक तेजी से परफॉर्मेंस दिया है। तो हम 75 to 80% लार्ज कैप रख के 20-25% जो मिड कैप में हम डालेंगे, वो वक्त की बात है कि कब हमें लगता है कि मिड कैप में अच्छी एक मौका है तब उसमें मिड कैप को बढ़ाएंगे, नहीं तो हम उसको लार्ज कैप में रखेंगे। तो स्मॉल कैप को ज्यादा इसमें घुसाएंगे नहीं, वो नंबर 1। नंबर 2, अभी कहा कि वैल्यूएशन इक्विटी की बात, तो हमारे पास जो 10% जो डेट है इसमें, उसको हम एक मार्जिन के लिए, आर्बिट्राज के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो 1:2 बनता है, तो 20% तक हम इसमें आर्बिट्राज का इस्तेमाल करके इक्विटी, लॉन्ग इक्विटी को थोड़ा कम करेंगे। तो 45 to 50% मिनिमम इक्विटी रहेगा, बाकी 15-20% हम आर्बिट्राज के जरिए, अगर इक्विटी थोड़ी महंगी लगती है तो थोड़ा बहुत रिस्क टेबल में से आर्बिट्राज के जरिए थोड़ा रिड्यूस रिस्क, इक्विटी का रिस्क रिड्यूस करेंगे। बट वो जब हमें लगता है कि बहुत ओवर वैल्यूड है, आज भी देखिए मार्केट की वैल्यूएशन मैं ओवर वैल्यूड नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज से थोड़ा ज्यादा है। मगर अक्टूबर 21 की बात करें, वहां से अभी बहुत दूर है कि वो एक ओवर वैल्यूड स्टेटस था, या मार्च 20 के जो कोविड के डाउन था उससे भी दूर है। तो एक रीजनेबली वैल्यूड, स्लाइटली टेंडिंग टू बी हायर वैल्यूड, वही मैं कहूंगा। और अगर अभी बहुत रास्ता बाकी है मार्केट को एक ओवर वैल्यूड स्टेटस कहने के लिए, अभी हम कहते हैं कि वो स्थिति अभी तक आई नहीं है, इसलिए लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो जो मैंने सलाह दी थी वही हम इसमें रखेंगे। तो सुनील सर, क्योंकि आप डिकेड से म्यूचुअल फंड से एसोसिएटेड हो, आपने इक्विटी का पूरा इवोल्यूशन देखा है, विद टाइम निफ्टी के अलग अलग लेवल्स भी देख लिए, फंड मार्केट में जहां एसआईपी का जिक्र भी नहीं होता था वहां से 17,000 17,500 करोड़ रुपए की एसआईपी भी देख ली। तो किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए आपको लगता है कि ये फंड सूटेबल है? अगर कोई नया निवेशक आज शुरू करना चाह रहा है तो उसका प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, उसके लिए उसे कैसे इस फंड के अंदर आना चाहिए, उसकी स्थितियां कैसी होनी चाहिए, कितना ड्यूरेशन उसे रखना चाहिए? तो मैं कहूंगा कि ये फंड हमने तैयार किया है 3-4 तरह के इन्वेस्टर के लिए। ओके, तो मैं बताऊं तो पहले और एक अपने फैमिली की मैंने एग्जांपल दिया था, और एक एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूं कि फंड की सूटेबिलिटी के लिए। ओके, तो इसकी फंड की सूटेबिलिटी है कि ये बैफ की तरह इन्वेस्टर जो मॉडरेट रिस्क है, जिनको लॉन्ग टर्म में एक इन्फ्लेशन और फिक्स्ड इनकम को बीट करने वाली रिटर्न चाहिए विद अ लीस्ट रिस्क। तो ये कैसे होगा मैं बताता हूं, क्योंकि एक बैलेंस एडवांटेज और एग्रेसिव हाइब्रिड में आपको इक्विटी के साथ वो अपना डेट को मिलाते हैं ताकि वो रिस्क को कम करें। और आजकल ज्यादातर आप देखें तो जिनको मॉडरेट इन्वेस्टर है उनको ऐसे फंड्स में ही उन्होंने निवेश किया है। अब ये फंड उसी के साथ कंपीट कर रहा है, मगर हम डेट को गोल्ड से रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्या फर्क है डेट और गोल्ड में, जो कि हम सोच रहे हैं कि ये सेम रिस्क जैसे बैफ लेगा, बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी का लेगा, मगर रिटर्न बेहतर दिलवा सकता है। उसका ये कारण है कि मैं आपको अब फैमिली से ऑटोमोबाइल वर्ल्ड को लेके जाता हूं। ऑटोमोबाइल वर्ल्ड में आपको 2 तरह के एक कामिंग इफेक्ट आते हैं, यानी आपको एक पॉट होल या स्पीड ब्रेकर देखा तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए, तो 2 तरह के ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है? फर्स्ट होता है एक स्पीड कंट्रोलर। समझिए कि अपनी इनोवा गाड़ी में आपने स्पीड कंट्रोल लगाया कि 60 के ऊपर ये नहीं जा सकता है। तो क्या होता है कि जब भी आपको एक पॉट होल मिलता है या स्पीड ब्रेकर मिलता है, वो स्पीड कंट्रोल के कारण आपको आपकी सस्पेंशन, गाड़ी की सस्पेंशन और की कमर की सस्पेंशन, दोनों को प्रोटेक्शन मिल जाता है। मगर दिक्कत ये होती है कि जब हाईवे आता है तो वही 60 पे आप अटक जाते हो, आप तेजी नहीं पकड़ पाते हो जब मौका होता है। वेयर एज दो शॉक ऑब्जॉर्बर होता है,
गाड़ी के अंदर, वो क्या करता है, वो सेम आपको राहत स्पीड ब्रेकर और स्पॉट होल्ड से दिलवाता है, मगर जब तेजी के मौका आता है ना हाईवे पे, तो 125 160 में जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो गोल्ड एक शॉक ऑब्जर्वर की तरह है, डेट एक स्पीड कंट्रोलर की तरह है। तो इसीलिए आप देखें तो एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस में हमने देखा कि डेट का वेरिएशन 6 to 8% था रिटर्न, बट गोल्ड का वेरिएशन बहुत ज्यादा है। एवरेज रिटर्न गोल्ड का ओवर अ लॉन्ग टाइम 12% पर एनम बनता है। तो ये जो 6 से 8% डेट का रिटर्न और गोल्ड का 12% का रिटर्न, वो आपको ये स्पीड की एक मौका देती है। सेकंड वो बनता है क्योंकि ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 3 से 4% करेंसी डिप्रिशिएट हुआ है, इसलिए गोल्ड में वो रिटर्न भी दिखता है। तो इस प्रोडक्ट में एक मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए जो अब तक बैफ या हाइब्रिड अग्रेसिव हाइब्रिड में निवेश करता था, उसके लिए आइडियल है, क्योंकि सेम रिस्क लेता है मगर बेटर रिटर्न देने की एक मौका उसमें है। तो डेफिनेटली मॉडरेट रिस्क के लिए हम मैनेज करेंगे, बट एट द सेम टाइम कोई भी इक्विटी निवेशक को थोड़ा बहुत गोल्ड रखना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटेक्शन दिलवाता है बुरी वक्त में। तो इसीलिए एक अग्रेसिव इक्विटी इन्वेस्टर को भी कुछ 10 15 20% इसको अपने पोर्टफोलियो में रखने से उसकी ओवरऑल पोर्टफोलियो में ये रिस्क रिडक्शन आएगी। थर्ड, क्योंकि हम इसको एक फिक्स्ड एसेट एलोकेशन की तरह चलाने वाले हैं, 65 इक्विटी 25 और 10, तो ये इन्वेस्टर को अपना जो व्यू है गोल्ड के ऊपर, वो अगर वो इंप्लीमेंट करना चाहता है, आज डायरेक्टली वो गोल्ड ईटीएफ में नहीं निवेश कर सकता, बिकॉज टैक्स भारी पड़ती है। तो इसीलिए फंड के थ्रू वो गोल्ड को हासिल कर सकता है। और ऐसे निवेशक के लिए, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है कि हमारी सुंदरम की मल्टी एसेट में गोल्ड मिलेगा और 25% गोल्ड मिलेगा, ये कॉन्फिडेंस के कारण हमारे फंड को वो यूज कर सकता है। उसको सपोर्ट करने के लिए हमने 30% तक एग्जिट लोड को वेव कर दिया है इस फंड में, ताकि वो शॉर्ट टर्म के लिए अभी गोल्ड खरीदना चाहता है, हमारे फंड के जरिए खरीद के बिना एग्जिट लोड के वापस पैसे को ले जा सकता है। और फाइनली कहूंगा कि रिटायर्ड पीपल जो कि अपना कॉर्पस को रखकर हर मंथली थोड़ा कैश फ्लो अपने एक्सपेंसेस के लिए लेना चाहते हैं, आजकल डिविडेंड ऑप्शन टैक्सेबल होता है, तो इसीलिए डिविडेंड इतना लोगों की पसंदीदा चीज नहीं है। तो SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक नई उभरती हुई एक मॉडल है, जहां पे हर महीने आप थोड़ा थोड़ा पैसा अपने फंड से आप निकाल सकते हो और ओनली उसके प्रॉफिट के ऊपर ही एक टैक्सेशन लगेगा। तो वहां पे भी हमने 30% एक्सिट लोड वेव कर दिया। तो कोई भी रिटायर्ड पर्सन, क्योंकि ये मॉडरेट रिस्क हम मैनेज करने वाले हैं, वो इस कॉर्पस को इस पैसे में डालते हुए हर महीने 10% पर एनम के हिसाब से मंथली थोड़ा निकाल सकते हैं विदाउट एग्जिट लोड का इंपैक्ट जी। तो ये एक फंड हमने कहा, जैसे अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए थोड़ा गोल्ड ऐड करने के लिए, एक मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए अपनी प्राइमरी कॉर्पस उसमें रखने के लिए, एक रिटायर्ड पर्सन को अपना मंथली कैश फ्लो मैनेज करने के लिए, और एक अपना जो मैंने कहा टैक्टिकली जो गोल्ड को प्ले करना चाहते हैं उनके लिए इन एंड आउट। तो 4 तरीके के इन्वेस्टर के लिए ये फंड मेरे ख्याल में रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, हर बार की तरह हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी राय देने के लिए, बाजार पर सभी ये फंड्स पे पूरी तरह से चर्चा करने के लिए। आपसे बातचीत करके हर बार अच्छा ही लगता है। उम्मीद करते हैं आपसे जल्दी इन पर्सन भी मुलाकात होगी, जब आपकी ट्रैवलिंग थोड़ी कम होगी और आप मुंबई में हमसे आके मिलोगे। लेकिन हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इस फंड पे इस तमाम डिटेल पे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे सुनील सुब्रमण्यम सर को, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO सुंदरम म्यूचुअल फंड के। नए NFO जो उनका लॉन्च हुआ उसको लेकर भी और बाजार को लेकर भी। फिलहाल फायदेमंद फंड में इतना ही।